हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस, जहां हम आपको पढ़ा रहे क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी बुक्स। तो आज हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके इंटेक्स क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के। तो हमारा जो इंटेक्स का फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अस। ये कह रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि बहुकोशीय जो जीव है, जैसे कि ह्यूमन बींग है, एनिमल है, इन सब में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पहुंचाने के लिए जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशिएंट क्यों है, यानी कि जो डिफ्यूजन के माध्यम से द्वारा क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है, कि डिफ्यूजन अपर्याप्त क्यों है यहाँ पर। तो आंसर में हम लिखेंगे कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट। दे हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट एक्सेट्रा। दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स हैं उसमें डायरेक्ट वो सारी सेल्स क्या है, डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, जिस तरह से प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू जो डिफ्यूजन्स होता है उस तरह से यानी कि ह्यूमन बींग के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। और इसके अंदर क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स होता है हर चीज़ का, जैसे फूड का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, गैसेज को एक्सचेंज करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ठीक है, लंग्स वगैरह काम करते हैं, और वेस्ट के लिए जो एक्सक्रेटरी सिस्टम, जहाँ पे किडनी का जो मेन फंक्शन होता है। तो इसलिए जो सिंपल डिफ्यूजन है वो नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लाइव। यानी कि हम कैसे जानेंगे, किस तरह से, किस बात का प्रयोग करके कि कुछ वस्तु क्या है, जीवित है, यानी कोई जीवित है, हम कैसे पहचानेंगे। तो मोस्टली आपको पता है कि आप जैसे कि देखते हो किसी की ग्रोथ हो रही है, कोई सांस ले रहा है, तो हम बता सकते हैं कि वो क्या है, चीज़ है, वो लिविंग है। तो आंसर में लिखेंगे कि वी ट्राइंग टू थिंक of some sort of moment, either growth related or not, as common evidence for being alive। यानी कि हम कुछ जैसे सोच कर, जैसे देख कर बता सकते हैं कोई मोमेंट कर रहा है या जिसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं, या यही उसके जो क्या है एविडेंस है, यानी कि यही उसके जो चिन्ह है जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि वो क्या है, जीवित है। आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हो कि वो रेस्पिरेशन, यानी उसके अंदर रेस्पायर ब्रीथिंग वगैरह कर रहा है, इस तरह से। वही बात है कि अगर वो सांस ले रहा है तो उसके अंदर मोमेंट भी होगा, मोमेंट होगा तो वहाँ पर उसकी जो ग्रोथ वगैरह भी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाई एन ऑर्गेनिजम्स। यानी कि एक जीव के द्वारा जो रॉ मटेरियल्स, रॉ मीन्स होता है कच्ची सामग्री, ठीक है, यानी कि जो मटेरियल सामग्री की जो कच्ची सामग्री जो बाहर से ली जाती है, यानी कि वो क्या है। तो आंसर के अंदर लिखेंगे कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज फॉर बाई एन ऑर्गेनिजम्स। यानी कि कार्बन बेस्ड जो मोलिक्यूल्स होते हैं और जो ऑक्सीजन होते हैं जो बाहर से इनकी रॉ मटेरियल जो लिए जाते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। यानी कि कौन सी जो क्रिया है वो सबसे जरूरी है लाइफ को बनाए रखने के लिए। तो हमें पता है कि जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर हमने जो पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या है, न्यूट्रिशन, यानी कि जो भी जीव है जो लिविंग है उसमें न्यूट्रिशन होगा, उसके अंदर रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये सभी क्या है, एसेंशियल है, क्योंकि ये जब प्रोसेस चलते रहेंगे तो यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या रहेगा, जीवित रहेगा। तो आंसर में लिखेंगे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, respiration and excretion processes are considered essential for maintaining life। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। यानी कि जो स्वयं पोषक हैं, जो अपने आप जो न्यूट्रिशन लेते हैं और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, कि हेट्रोट्रोफिक जैसे ह्यूमन बींग है, एनिमल्स है, इस दोनों न्यूट्रिशन के अंदर आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर हम लिखेंगे, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी ये लिख सकते हो बना के, जो आपको पता है डेफिनेशन, कि इन दिस प्रोसेस जो प्लांट होते हैं या फिर जो ऑर्गेनिजम्स टेक या मेक फूड बाय देमसेल्फ। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी कि ऑर्गेनिजम्स मेक देयर वोन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स। ठीक है, इसके अंदर कि द ऑर्गेनिजम्स, ये आप छोड़ देना कि रेफर टू सेल्फ न्यूट्रिशन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इन दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म मेक देयर
वॉन फूड फ्रॉम सिंपल रा मटेरियल्स। और हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर कि न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर या फिर जो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, फॉर फूड। ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर वोन फूड एंड ड्राई न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर। सेकेंड पॉइंट, show by green plant which are also called as producer and show by non-green plant, fungi, bacteria and all animals also called as consumers. Third point, the process by which green plants synthesize the food is called photosynthesis। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर जो ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस क्रिया कहलाती है। एंड कुड बी स्पैरोट्रोफिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। और इसके अंदर स्पैरोट्रोफिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक भी जो इसके एग्जांपल है, इसके अंदर ये वाले जो टाइप के जो ये प्रोसेस है ये हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, डिपेंड है अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। लेकिन केवल जो प्लांट है वो ही क्या है, जो ऑटोट्रोफिक है, अपना खाना जो खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। तो आपने 7th क्लास में भी आप ये पढ़ते आए हो ऑटोट्रोफिक हेट्रोट्रोफिक वाला। तो आपको जो वो पहले वाला लाइन है आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो। जैसे साइंस का जो मेन बेनिफिट यही है कि आपको जो पता है वो अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख दो, तो उसमें कोई भी मार्क वगैरह जो कट नहीं होता, ठीक है। उसमें कोई स्पेलिंग वगैरह इस तरह से नहीं देखी जाती कि स्पेलिंग मिस्टेक होगा। बस जो एग्जामिनर को लैंग्वेज आपको पता समझ में आनी चाहिए कि आप उसे क्या बताना चाह रहे हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, वेयर डज द प्लांट गेट ईच ऑफ द रा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कि जो प्लांट होते हैं वो रा मटेरियल कहाँ से प्राप्त करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो वो कहाँ से रा मटेरियल यानी कि कच्ची सामग्री लेके आते हैं। आंसर में लिखेंगे प्लांट गेट्स लाइट एंड टेम्परेचर फ्रॉम सनलाइट, CO2 फ्रॉम एटमोसफियर, वाटर फ्रॉम द सोयल, अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर ऑल्सो टेकअप फ्रॉम द सोयल। कि जो प्लांट होते हैं लाइट और टेम्परेचर कहाँ से, सनलाइट से प्राप्त करते हैं, ठीक है, या आप इसमें सन से भी लिख सकते हो। और दूसरा जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर यानी कि एयर से, और जो वाटर है वो सोइल से प्राप्त करते हैं। और जो अदर मटेरियल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम ये सभी कहाँ से, सोइल से लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। कि स्टमक के अंदर जो एसिड का क्या कार्य है। आंसर कि फर्स्ट पॉइंट कि द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जिसका फॉर्मूला HCl है, ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। सेकेंड पॉइंट कि द हाइड्रोक्लोरिक क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटीज द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्राइन। एंड थर्ड पॉइंट इट किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर बता रहा है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो हमारे स्टमक के अंदर, तो वो क्या रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है, ठीक है, जो हमारे फूड को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। तो उसके अंदर जहाँ पे जो प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, जो एंजाइम बनता है प्रोटीन, वो क्या है, पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। एंड म्यूकस, म्यूकस जो स्टमक के अंदर क्या होती है, हमारी जो बहुत ही पतली जो लेयर होती है वहाँ पर। नेक्स्ट है सेकंड, द हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है यानी जो एसिडिक मीडियम है इसका, वो क्या करती है, फिल्ट्रेट करती है, यानी कि जो एंजाइम पेप्रिन होता है जो उसके अंदर उस पर काम करती है। और थर्ड कि जो ये एसिड होता है ये फूड के अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जब हम फूड लेते हैं जो भी खाते वगैरह, तो जो भी फूड हमारे स्टमक के अंदर जाता है तो उसमें जो भी जर्म्स जो हार्मफुल वगैरह होते हैं उसको मार देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या जो फंक्शन है। आंसर द डाइजेस्टिव एंजाइम कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट into glucose and fat into fatty acids and glycerol। कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड के अंदर, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में, एंड फैट को फैटी एसिड में, एंड ग्लिसरॉल के अंदर।
ठीक है। और इन्हीं जो क्वेश्चन के अंदर ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम के अंदर पूछा गया जो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में, तो जैसे ग्लूकोज और फैट यानी कि फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। ठीक है, यहीं से आपके जो लॉन्ग जो क्वेश्चन आपके होते हैं इन टैक्स और इसमें एक्सरसाइज के, इसी में से आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन बन के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती है जो किस तरह डिजाइन होती है कि जो एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टिव फूड को। तो आंसर में लिखेंगे कि द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissue and the repair of old ones। किसके अंदर कह रहे हैं कि जो हमारा जो डाइजेस्टिव जो फूड होता है, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो उसके अंदर जो डाइजेस्टिव फूड जो भी हम फूड वगैरह लेते हैं तो वो सारा जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है यानी कि फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है बहुत सारा, जिसको हम विली या जो आप विलाई बोलते हो उसको हम विलाई जो कहते हैं, तो ये क्या करती है जो सरफेस एरिया होता है अंदर का उसको इंक्रीज कर देती है। ठीक है, जब इंक्रीज होता है सरफेस एरिया तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने के बाद इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है वो ज़्यादा से जो सप्लाई वगैरह उसके अंदर जो ब्लड वेसल के अंदर जो विलाई होती है वो अच्छे से उसके अंदर जो फूड हमारा होता है वो सप्लाई हो जाता है, जिससे पूरी बॉडी के अंदर जो चला जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो ब्लड होता है वही ऑक्सीजन और जो फूड वगैरह पूरी बॉडी तक क्या करता है सप्लाई करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 कि व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या एडवांटेज यानी कि कौन सा एडवांटेज जो लाभ है वो ज़्यादा है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में, वो भी किस में कि रेस्पिरेशन यानी कि जो रेस्पिरेशन के अंदर जो ऑक्सीजन यूज करते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं उसके अंदर। तो आंसर में लिखेंगे कि द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन dissolved in water, whereas terrestrial organism use the oxygen in the atmosphere for respiration. Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organisms। कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो ऑक्सीजन वाटर से ही लेते हैं, जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है मिली हुई होती है वहीं से लेते हैं। जबकि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो हम धरती पे जो ह्यूमन बीइंग एनिमल्स वगैरह जो धरती पे रहने वाले जीव है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है, जिस पे रेस्पिरेशन करते हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं। तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर वो एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन से कम होती है, जिसके कारण जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर वो क्या होती है ज़्यादा होती है, यानी कि जल्दी जल्दी होती रहती है जो ऑक्सीजन के कारण, यानी कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके कंपैरिजन में उनमें ज़्यादा देखी जाती है, ज़्यादा फास्टर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। कि क्या डिफरेंस वे है कि ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज जो ऑक्सीडाइज होती है फिर प्रोवाइड करती है एनर्जी। ठीक है, इनके ऑर्गेनिज्म जैसे हम ग्लूकोज वगैरह लेते हैं तो कहते हैं ग्लूकोज लेने से ग्लूकोन डी वगैरह जो पीते से एनर्जी एनर्जी होती है, एनर्जी मिलती है। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर यहाँ पे तो इसमें ये पूछ रखा है। तो आंसर में लिखेंगे देयर आर 3 डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। दीज आर फर्स्ट पॉइंट द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट। ठीक है, ये क्या करती है जो पायरुवेट आपने चैप्टर में पढ़ा होगा थ्योरी के अंदर, इनकी जो
चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, तो उसमें क्या करा है कि जो पायरुवेट बनती है उसमें क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट, यानी कि जो यीस्ट में जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है इसके अंदर। सेकंड पॉइंट कि ब्रेक डाउन ऑफ पायरेट इन लेक ऑफ ऑक्सीजन, जो ब्रेक डाउन होती है पायरेट तो लेक ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इन आवर मसल सेल्स, ठीक है, मसल सेल्स के अंदर लेक ऑफ ऑक्सीजन के कारण या ऑक्सीजन की कमी होती है जब। और थर्ड पॉइंट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया सेल, कि जो ग्लूकोज की प्रेजेंस में, यानी कि ग्लूकोज प्रेजेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होती है वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग, कि कैसे ऑक्सीजन और जो CO2 है वो ट्रांसपोर्टेड होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। आंसर में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन के बारे में बताएंगे कि द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू the lungs, they carry the oxygen from the air to lungs, they carry the oxygen to tissue which are deficient in oxygen, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, कि जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है, तो ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके हीमोग्लोबिन यानी कि जो पिगमेंट है जिसके कारण जो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो ये ऑक्सीजन को लेकर जो हमारी लंग्स के थ्रू जो हम एयर से लेते हैं वो ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ की लंग्स से लेकर पूरी बॉडी के अंदर वहाँ पे जो कैरी कर देता है, यानी कि बॉडी मीन्स यानी कि जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू तक पहुँचा देता है, और इसी तरह से जो ऑक्सीजन वो डेफिशिएंट होता चला जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होना, कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोलुबल इन वाटर एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फ्रॉम इन आवर ब्लड एंड टेकन आउट थ्रू रेस्पिरेशन, कि जो CO2 है वो ज़्यादा सोलुबल किस में होता है, वाटर के अंदर, जिसके कारण मोस्टली जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डिजोल्व के कारण होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो डिजोल्व होता है उसके थ्रू, तो टेक आउट थ्रू रेस्पिरेशन, और फिर हम जैसे ही रेस्पिरेशन करते हैं कि सांस जो लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसके थ्रू वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कि किस तरह से जो लंग्स है यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो जो गैसेज का जो एक्सचेंज करते हैं, यानी कि CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो किस तरह से जो लंग्स का जो साइज होता है वो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आप देखते हो ना कि जब आप सांस लेते हो तो एकदम से आपकी जो छाती फूल जाती है, फिर CO2 जैसे आप छोड़ते हो सांस तो रिलैक्स हो जाते हो इस तरह से, तो इसके अंदर पूछ रहे हैं किस तरह से वो मैक्सिमाइज होता है। तो आंसर में हम लिखेंगे lungs have balloon like structure called alveoli. These balloon can expand and relax according to the amount of gases required for respiration or other पर्पजेज, कि लंग्स के अंदर जो बैलून्स होते हैं, ठीक है, इनकी बलून लाइक होते हैं जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एलुलाई कहते हैं, और जो बलून्स के अंदर जैसे ही हम सांस लेते हैं तो वही क्या करते हैं, एक्सपेंड होते हैं, और वही जो रिलैक्स होता है जिस तरह से उसके अंदर गैस जाती है और बाहर जो निकलती है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग और व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स, कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन से यानी कि क्या कंपोनेंट है और इनके क्या जो फंक्शन है, क्या इसके कार्य हैं। आंसर कि ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड लिम्फ आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कि जो ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स होगी, हार्ट हो गया, लिम्फ होगा, ये क्या कंपोनेंट है ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का। अब हमें इसके जो फंक्शन बताने हैं, तो फंक्शन में लिखेंगे, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है यानी कि आपको अगर पढ़ाया हुआ है समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के पास। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट, हॉर्मोन्स, वाटर, इनऑर्गेनिक
आयंस एंड केमिकल्स, कि जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, जो रेस्पिरेटरी गैसेज यानी कि CO2 और जो ऑक्सीजन है उसको, और जो वेस्ट प्रोडक्ट, और उसके साथ ही जो हॉर्मोन्स, वाटर्स और जो इनऑर्गेनिक जो आयन यानी कि एनर्जी यानी कि जो आयंस है और जो केमिकल्स है। सेकंड पॉइंट कि ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या करती है, यानी कि आर्टिया और जो वेन्स है, आर्टिया कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, whereas veins collect the blood from different organ and bring it back to the heart। कि जो आर्टिया होती है वो ब्लड को कैरी ब्लड को कैरी करती है यानी कि हार्ट से, और जो भी जितने भी ऑर्गन है बॉडी के वहाँ तक उसको पहुँचाती है, और वेन्स क्या करती है, वो ब्लड को कलेक्ट करती है डिफरेंट ऑर्गन से, जो भी ऑर्गन है वहाँ से, और फिर उसको वापस हार्ट तक लेके जाती है। अब हार्ट का क्या फंक्शन है, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, ये पंपिंग ऑर्गन है, विच कीप्स ब्लड कंटिन्यूसली मूविंग इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये ब्लड को कंटिन्यूसली मूविंग करता रहता है ब्लड वेसल से, यानी कि हार्ट एक तरह से ब्लड का पंपिंग का जो काम करता है आपको पता है। एंड लिम्फ carry digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood। कि जो भी डाइजेस्टेड यानी कि जो डाइजेशन होता है हमारा जो फूड वगैरह, और उसके अंदर जो एब्जॉर्ब वगैरह जो कर लिया जाता है, और उसके अलावा जो एब्जॉर्ब फैट होती है जो इंटेस्टाइन से ली जाती है, और जो ड्रेन जो एक्सेस जो फ्लूइड होता है बचा हुआ, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस वगैरह होता है उसको क्या करती है, वो वापस से ब्लड के अंदर लेके जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जरूरी क्यों है मैमल्स और बर्ड्स के अंदर अलग करना। आंसर में लिखेंगे इट इज नेसेसरी इज reparate oxygenated and the oxygenated blood in mammals and the bird because deoxygenated, यानी कि इसमें पूछ रखा है deoxygenated और oxygenated जो ब्लड होता है यानी उसमें वो अलग क्यों किया जाता है मैमल्स और बर्ड्स के अंदर, क्यों जरूरी है, आवश्यक है अलग करना। तो आंसर में लिखेंगे इट इज नेसेसरी इज रिपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, ये सेपरेट आएगा इसके अंदर, ठीक है, मिस प्रिंट है इसके अंदर, ये सेपरेट है यहाँ पर ऐसा आएगा, ठीक है। सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड बिकॉज सच सेपरेशन अलाउ ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स that have high energy needs such as birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature। कि इसको अलग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों को अलग, जो सेपरेशन से कि हाई एफिशिएंसी जो सप्लाई की जाती है बॉडी को ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो बर्ड्स होते हैं वो भी CO2 को क्या करते हैं, आउटटेक करते हैं कि बाहर छोड़ते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो लेते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं इसका प्रयोग जो ऑक्सीजन का वो हाईली एनर्जी के लिए करते हैं कि जो ना हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जो बर्ड्स होते हैं उसमें भी इस तरह। तो जो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर यानी कि लगातार जो एनर्जी का इसका जो प्रयोग होता रहे, इसलिए इसको मेंटेन बनाने के लिए, इनकी बॉडी को टेम्परेचर और बॉडी के मेंटेनेंस बॉडी बनाने के लिए जो इस दोनों को अलग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, What are the component of the transport system in highly organized plant? कि कौन से जो कंपोनेंट है प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो कंपोनेंट है उसी तरह से प्लांट्स के अंदर कौन से ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम है हाईली जो ऑर्गेनाइज प्लांट में। तो आंसर में लिखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट। तो जाइलम और जो फ्लोएम ये दो कंपोनेंट है, दोनों ये क्या है, टिश्यू है, ठीक है। इसके अंदर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, और जो मिनरल्स के अंदर वो क्या है, फ्लोएम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 कि हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। देखो इसी क्वेश्चन के अंदर यहीं पे ये जो इसी क्वेश्चन आंसर से ये इसके अंदर जो क्वेश्चन बना दिया कि किस तरह से वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के अंदर। तो अभी बताया था कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट थ्रू द जाइलम इन प्लांट।
ठीक है। मैंने इसमें फ्लोएम के अंदर यहाँ पे जो बताया था मिनरल्स, तो यहाँ पे जो मिनरल्स के अंदर यानी कि वाटर और मिनरल्स, अगर जैसे आपके ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं कि केवल वाटर, ऑप्शन में दिया है वाटर, और तो उसके अंदर आपको केवल वाटर ही करना है। और अगर ऑप्शन के अंदर वाटर और दूसरा ऑप्शन जैसे मिनरल दिया हुआ है, ये जो फूड या फूड मिनरल, तो फूड और फूड मिनरल्स के अंदर आप फ्लोएम करोगे। ठीक है, वहाँ पे आपको फ्लोएम करना है, लेकिन सिंगल के अंदर कभी जो वाटर पूछ रहा है तो वाटर ही होता है। तो यहाँ पे वाटर और मिनरल्स, तो ये जो मिनरल वाला है ये इसके अंदर जो वाटर के अंदर जो मिनरल्स मिक्स करके दिए जाते हैं इस तरह से, यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर, वो पूछा है। ठीक है, और इस तरह से जैसे सॉलिड फॉर्म के अंदर, यानी कि ज़्यादा सॉलिडिफिकेशन तो नहीं होता है इसके अंदर भी, जो प्लांट्स के अंदर हम जो भी डालते हैं वाटर के अंदर मिक्स करके डालते हैं, या फिर जैसे सोइल के अंदर मिक्स कर देते हैं तो अपने आप जो एब्जॉर्ब करता है उसके अंदर, तो वो क्या होता है जो फ्लोएम के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ इज फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट थ्रू द फ्लोएम, तो ये फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आपको बताना है। तो स्ट्रक्चर आप अपनी बुक के अंदर देख के बना लेना, आपकी बुक में इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वहाँ पे। और आंसर में हम लिखेंगे कि नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच नेफ्रॉन फिल्टर ए पार्ट ऑफ द ब्लड एंड प्रोड्यूस ए minucleus amount of urine. A nephron consists of a Bowman capsule with glomerular along tubes। कि जो नेफ्रॉन होता है वो जो फंक्शनल यूनिट है किडनी की, ठीक है, उसके अंदर नेफ्रॉन जो फिल्टर करता है ब्लड को, और उसके साथ ही जो म्यूकस जो अमाउंट ऑफ जो यूरिन के अंदर जो भी प्रेजेंट होता है उसको जो फिल्टर करता है, यहाँ पे यानी कि यूरिन जो हम करते हैं उसको जो निकालता है। और जो नेफ्रॉन के अंदर यानी कि जो कंसिस्ट होते हैं दो पार्ट, एक तो ब्राउमैन जो कैप्सूल्स विद ग्लोमेरुल्स, एंड सेकंड क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब्स होती है। फंक्शन ऑफ ए नेफ्रॉन, फंक्शन क्या है ये तो आपको जो स्ट्रक्चर के साथ बताना है। नेक्स्ट फंक्शन कि द ब्लड फ्लो अंडर प्रेशर इन द रेनल आर्टरी, दिस प्रेशर हेल्प इन फिल्टरिंग द ब्लड थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुल्स। सेकंड, ब्लड cells and protein remain in the capillaries. This filtrate, while large amount of water and dissolved molecules filter out into the Bowman's capsules. अब नेफ्रॉन के फंक्शन में बताया, जो नेफ्रॉन के टू पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने जो अभी ऊपर पढ़ा, तो उसके अंदर कह रहा है कि जो ब्लड फ्लो होता है, यानी कि प्रेशर के साथ में जब ब्लड फ्लो होता है रेनल आर्टरी के अंदर, तो जो प्रेशर होता है वो फिल्टरिंग के अंदर हेल्प करता है, यानी कि ब्लड का जो फिल्टर इजीली से जैसे हो जाता है, तो थिन वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस के अंदर। सेकेंड कि जो ब्लड सेल्स के अंदर, और ब्लड सेल्स और जो प्रोटीन होती है कैपिलरी के अंदर, तो वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट के अंदर जैसे वाटर होता है, और फिर वो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो डिजोल्व होते हैं उसमें, तो वो उसको भी फिल्टर करके जो ब्राउमैन कैप्सूल जो बोला जाता है विद ग्लोमेरुलस, उससे जो फिल्टर करके उसको जो बाहर निकाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दिस filtrate not only contains excretory waste like urea but also useful substance like glucose, salt and large amount of water that body cannot afford to lose। यानी कि ये जो फिल्ट्रेट है वो केवल एक्सक्रेटरी वेस्ट को ही फिल्टर नहीं करता, बल्कि इसके साथ में यूरिया और लेकिन जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज, सॉल्ट और लार्ज अमाउंट में जो वाटर होता है बॉडी के अंदर, उसको भी जो एफर्ट करता है, बचाता है उसको जो लॉस होने से। नेक्स्ट पॉइंट है एज द फिल्ट्रेट passes through the tubules, useful products like glucose, amino acid and large amount of water are reabsorbed by the capillary network surrounding the tubes। कि जो फिल्टर पास होता है ट्यूबल से, तो उसके अंदर भी जो यूजफुल प्रोडक्ट ग्लूकोज, अमीनो एसिड एक्सेट्रा जो भी होते हैं वाटर्स वगैरह, तो इसको क्या कर लेती है, जो कैपिलरी का जो नेटवर्क होता है इसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टिमुलेंटली any excretory waste that were not filtered out of the glomerulus are put back into the tubules by the capillaries। यानी कि जब कभी कुछ जो एक्सक्रेटरी यानी कि वेस्ट होता है वो अगर फिल्टर नहीं हो पाता, ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर, तो वो उसको क्या करता है, जो बाहर जो रह जाते हैं उसको वापस से जो कैपिलरी के थ्रू जो ट्यूब के अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि फाइनली एट द एंड ऑफ द ट्यूबल्स द tubal
The filtrate contain urea, other waste and small amount of water. This fluid now called urine is drained into collect डक्ट. कि फाइनली जो एंड में जो ट्यूबुल होती है जो फिल्टर करती है, तो फिल्टर करने के बाद जो यूरिया को कंटेन कर देती है, ठीक है. और जो अदर वेस्टेज होते हैं स्मॉल अमाउंट के अंदर उसमें जो कुछ वाटर होते हैं, तो यही फ्लूइड होता है जो बाद में जो क्या कहलाता है, फ्लूइड यूरिन कहलाता है, जो ड्रेन किया जाता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट से. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट टू गेट राइड ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स. कि कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है प्लांट के अंदर जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में, जिसमें तो आंसर में लिखेंगे प्लांट गेट राइड ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट थ्रू फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, फॉलिंग और लीव्स, storing waste product in cellular vacuoles or dead cells. Other waste product are stored as resin and gum or excretory into the surrounding soil. कि जिस तरह से ह्यूमन बींग के अंदर एक्सक्रेशन होता है, एक्सक्रेटरी यूरिन जैसे हम पास करते हैं, उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी होता है. तो प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होते हैं. इनकी फोटोसिंथेसिस के जो करता है तो उसमें क्या करती है, जो गैसेस का एक्सचेंज करती है, यानी कि CO2 लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, ठीक है. तो ऑक्सीजन का यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो गया. ट्रांसपिरेशन हो गया कि जैसे प्लांट जो एक्स्ट्रा प्लांट वगैरह होता है, एक्स्ट्रा जो वाटर होता है प्लांट के अंदर, तो उसको जैसे बाहर निकाल देते हैं. जो फॉलिंग ऑफ लीव्स, जो लीव्स वगैरह जो सूख जाती है, जो गिर जाती है, तो वो भी क्या है, वेस्ट है प्लांट के लिए, तो उसको गिरा देती है. जो सॉर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट, जो सेलुलर जो वोक्यूल्स होती है उसके अंदर वो क्या कर ले, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी वो स्टोर कर लेती है, ठीक है, जो डेड सेल्स वगैरह होती है. तो ये सभी जो वेस्ट प्रोडक्ट है. और उसके साथ ही रिजाइंस और गम्स, जैसे आप देखते हो प्लांट के ऊपर जो वैक्सा लगा होता है, चिपचिपा पदार्थ, जैसे हम गोंद वगैरह जो बोलते हैं, तो वो भी क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है इसके अंदर. तो ये सभी क्या है, एक्सक्रेटेड करती है जो प्लांट. तो ये इसका जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है इन टैक्स का कि हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड. कि आंसर में लिखेंगे कि कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम सर्वल नेफ्रॉन. फाइनली ऑल कलेक्टिंग डक्ट ड्रेन यूरिन इनटू ए स्पेस कॉल्ड रेवल पैल्यूस in the kidney, from where it passes out into the ureter and then to urinary bladder. ये urinary bladder है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है. urinary bladder where it is stored till excreted out of the body. This amount of water excreted depend on the amount of water reabsorbed. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस तरह से जो यूरिन प्रोड्यूस होता है, किस तरह कैसे किस अमाउंट में जो यूरिन है वो प्रोड्यूस होता है. तो आंसर में यानी कि सबसे पहले क्या होता है, जो डक्ट होती है वो क्या, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो यूरिन को कलेक्ट कर लेती है, ठीक है, नेफ्रॉन से. फिर उसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट यानी कि ड्रेन्स करती है यूरिन को कहाँ पर, यानी कि जो स्पेस के अंदर, जिसको हम रेवल पेल्विस कहते हैं, जो किडनी के अंदर होती है, वहाँ से फिर उसको जो पास कर दिया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है किसमें, यूरेटर के अंदर, ठीक है. उसके बाद यूनरी जो ब्लैडर होता है, यूनरी ब्लैडर के अंदर जाता है. फिर वहाँ से जो स्टोर किया जाता है, जो भी एक्सक्रेटेड होता है बॉडी के थ्रू, वो बाहर कर दिया जाता है, जो स्टोरेज जो हमारा हो जाता है, फिर हम उसको जो पास कर देते हैं. तो इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रेटेड होती है, जो भी जो वाटर होती है वो डिपेंड होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब, कि कितना वाटर जो उसने रीएब्जॉर्ब करना था जो कर लिया बॉडी के अंदर, अब जो एक्स्ट्रा जो है वो भी जो आ जाता है यूरिन के साथ जो मिक्स होता है, ठीक है. इसका यानी कि यूरिन के अंदर जो वाटर भी जो प्रेजेंट होता है इसमें, ये बताना चाह रहा है. तो ये इन टैक्स के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.